हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। सो जितने भी अब ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने जो आपका एप्लीकेशन आईडी है और डेट ऑफ बर्थ है उसी का यूज़ करना है। और उसके बाद जब रजिस्टर हो जाता है तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन का नंबर और पासवर्ड का यूज़ करना है। तो आज यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे-कैसे फिल करना है। तो गार्जियन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब प्री फिल्ड आएगा। प्री फिल्ड इन द सेंस कि जो पहले से है आपका सेम ही आएगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आता है नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी में आपको बस इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। और स्टेट डोमिसाइल, तो स्टेट डोमिसाइल बेसिकली होता है आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ये परमानेंट रेसिडेंस ना कि टेम्पररी। तो यहाँ पे आपको जो भी मान लीजिए आपको आप जिस भी स्टेट के हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है आपका कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको वो जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं? अगर हैं तो येस, नहीं तो नो। फिर आता है डायबिटिक, इसको नो कर देना है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं डिफेंस में थे, हैं। अगर पहले भी थे या करंटली सर्विंग हैं, तो आप दोनों में यहाँ पे आप जो है इसमें येस कर दीजिएगा। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सब देखिए ये सारा कंपल्सरी क्वेश्चन है, मतलब कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आर यू कश्मीरी माइग्रेंट्स, मतलब आप कश्मीर, आपके ऐसे पूर्वज जो कश्मीर में थे लेकिन आप फिर अलग-अलग भारत के किसी शहर में माइग्रेट किए हैं आपके पेरेंट्स या तो आप वहाँ पे येस कर सकते हैं। और व्हिच एरिया डू यू बिलॉन्ग टू, तो यहाँ अर्बन और रूरल है। अगर आप विलेज, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो विलेज एरिया है या फिर छोटा-सा ब्लॉक है तो आप उसमें रूरल कर दीजिएगा। आप बड़े शहर में रहते हैं टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ तक में भी तो आप उसको अर्बन कीजिएगा। यहाँ है आपका जो है इनकम ग्रुप। तो बेसिकली ये जो इनकम है ये आपका मंथली इनकम है, ना कि एनुअल इनकम। तो आपका जो भी मंथली इनकम है यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, बिलो 6000, बिटवीन 6000 टू 12000 एंड अबव 12000 पर मंथ। तो आप जिस भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं उसमें इसको सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर यू डू यू बिलॉन्ग टू द बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और आपको इसमें यस उसी समय करना है जब आपके पास वो लाल कार्ड होता है या बीपीएल कार्ड होता है। अगर आपके पास कार्ड है तब ही, ये नहीं कि घर में कार है लेकिन आप अपने आप को बीपीएल इमेजिन कर लिए तो यस कर दिए। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोगों का ये जो क्वेश्चन आ रहा था कि डिप्रीवेशन पॉइंट कब मिलेगा? तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आपसे पूछा गया है कि आर यू सीकिंग डिप्रीवेशन पॉइंट? तो आपने जैसे मान लीजिए यस किया। यहाँ पे होता है क्या है कि ऑटोमेटिक आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, उसके बेसिस पे आपको जो है डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है। और डिप्रीवेशन पॉइंट आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे नहीं मिलता है, बल्कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है। हाँ, अगर आपने डिस्टेंस से पढ़ाई की है उसी केस में आपको डोमिसाइल के बेसिस पे डेप्रिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव परस्यूड ए स्कूलिंग इन ए, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, जो भी, उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें आपको, क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं? सिंगल गर्ल चाइल्ड इन द सेंस कि विदाउट एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नहीं कि 5 भाई हैं, 1 लड़की है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, नहीं। आप एकमात्र संतान हैं और वो भी फीमेल, तब आपको यहाँ पे यस करना है। नेक्स्ट हो जाता है प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो बेसिकली प्रोग्राम ऑफ स्टडी में यहाँ पे आपको जो है बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद आ जाएगा कि आप यहाँ पे क्या फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना चाहते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी बेसिकली होता है कि आप यहाँ पे जो आपके अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं, आप पहला प्रेफ़रेंस क्या रखना चाहते हैं? और ये प्रेफ़रेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखिएगा, उसी के बेसिस पे सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखा है, उन सबके मार्क्स कंपेयर किए जाएँगे।
और जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे कट ऑफ लिस्ट के अनुसार से या फिर जो भी टॉप स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए मैंने कोरियन सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट प्रेफ़रेंस। अब कोरिया में मान लीजिए टोटल 38-39 सीट्स हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर तो आप इसको ओके कर देना है, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपका देखिएगा कि टोटल सब कुछ आ गया बीए ऑनर्स इन कोरियन। ये कहाँ पे ये स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज़ जो है वो स्कूल है, सेंटर का नाम है सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़। एग्ज़ाम सेशन ये सब अभी मायने नहीं रखता है। और यहाँ पे जो आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ये भी आ गया है कि आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स होने ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मान लीजिए आपको मन किया कि नहीं मुझे जो है फ्रेंच रखना है, तो आपने फ्रेंच सेलेक्ट कर लिया। तो आप जैसे ही फ्रेंच सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपका ये सारा डिटेल्स फिर से आ जाएगा कि वो कौन से स्कूल में है, कौन से सेंटर में है। अब तीसरा मान लीजिए आपको मन किया स्पेनिश रखने का, तो आपने स्पेनिश सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो है आपने कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपको 3 सब्जेक्ट देना है। अब 3 सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी में भी एडमिशन दे दिया जाएगा। इसका मतलब होता है बेसिकली आपने प्रेफ़रेंस दिया है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो जाती है, जो आपका हाईएस्ट प्रेफ़रेंस है। अगर किसी का हाईएस्ट प्रेफ़रेंस स्पेनिश है, तो उसको स्पेनिश को सबसे ऊपर रखना है और ये तुरंत ही आपको चेंज करना है। ये नहीं कि आप वेट कीजिएगा बाद में चेंज करने का, वो बाद में चेंज नहीं होगा। और आपने जैसे यहाँ पे देखा कि आपने अपना प्रेफ़रेंस चेंज किया तो ऊपर दोनों भी प्रेफ़रेंस आपको फिर से डालना पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे थर्ड प्रेफ़रेंस में हम लोग ने स्पेनिश डाला था, तो वो चेंज हो गया। अब ये आ जाता है कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है और टोटल स्कोर कितना है। तो आप ये देखिएगा टोटल स्कोर जो जनरल टेस्ट है वो आउट ऑफ आपका 200 है और सॉरी इंग्लिश का जो स्कोर है वो आउट ऑफ 200 है और जो जनरल टेस्ट है वो टोटल आउट ऑफ 300 है। तो यहाँ पे 300 या 200 नहीं डालना है। यहाँ पे वो डालना है कि आपके स्कोर कितने हैं। अगर आपको इंग्लिश में लेट्स से 190 आया है तो 190 डालना है और 300 में अगर 240 आया है तो आपको 240 डाल देना है। परसेंटाइल स्कोर विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। तो इस चीज़ से आप जो है कंपेयर करके कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो डिटेल्स ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको 10th का मार्क्स डालना है। पास स्टेटस तो सभी लोग यहाँ पे पास्ड ही डालिएगा। ठीक है? नेम आपने जहाँ से भी पढ़ाई किया है, यहाँ पे आप देखिएगा सारा जो नेम और आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो उन केस में अदर्स डाल देना है, ठीक है? प्लस नेम ऑफ द स्कूल तो आपने कौन से कहाँ से स्कूल किया है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, स्कूल का नाम डालना है, ठीक है? और जैसे मैंने अदर्स डाला तो आपका नेम, यूनिवर्सिटी, बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है। तो इन केस अगर आपका जो है नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बोर्ड यहाँ पे नहीं आया है, तो आप अदर्स में डाल के उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना है, ये नहीं कि यहाँ पे भी सीबीएसई डाल दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपका लर्निंग मोड क्या था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर है या डिस्टेंस है। तो रेगुलर के केस में आपका कहाँ पे स्कूल था उसके बेसिस पे आपको डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है और डिस्टेंस लर्निंग के केस में आप कहाँ से आपने आपका डिस्टेंस एजुकेशन के केस में आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे मिलता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन आपने इंडिया से किया है, बाहर से किया है और क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन स्टेट तो आप जिस भी स्टेट से आपने पढ़ाई किया है वो डाल देना है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। इसीलिए ये चीज़ आपने देख लिया कि यहीं से आपका डेप्रिवेशन पॉइंट कैलकुलेट होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से डालना है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, कौन से स्टेट से की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है। अगर आपने इसको गलत से डाला तो आपको डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा और बाद में जैसे लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बोले सर जेएनयू हम जाके वाइस चांसलर से बात कर लें मेरा गलत फॉर्म हम फिल कर दिए। तो वाइस चांसलर के एजुकेशन मिनिस्टर भी उस केस में आपको हेल्प नहीं कर पाएँगे और ये चीज़ मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से हम लोग 5-6 स्टूडेंट ऐसे होते ही होते हैं इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट जो कुछ और डाल देते हैं और फिर वो सीधे राष्ट्रपति के पास मिलने जाते हैं फॉर डेप्रिवेशन पॉइंट। तो वो नहीं करना है। ठीक है? और दूसरा फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग कि आपने 10th कब पास किए हैं। यहाँ पे आपने देखा है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स तो इसमें आपको 1 ईयर डाल देना है। डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन में बेसिकली आपको डालना है कि आपने 10th में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स किए हैं। मिनिमम 5 सब्जेक्ट जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका नाम आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको चाहिए रोल नंबर, वो रोल नंबर जो आपका 10th के एडमिट कार्ड पे था, ठीक है? और रिजल्ट मोड, तो रिजल्ट मोड में यहाँ पे बेसिकली आपको डालना है कि आपके मार्क्स सीजीपीए में आए थे या परसेंटेज में आए थे। कितना सीजीपीए परसेंटेज आया, टोटल कितना था? टोटल इन द सेंस कि मान लीजिए परसेंटेज के बेसिस में अगर आप करें तो 100% वो हो जाता है टोटल आपका मार्क्स, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सीजीपीए में अगर आप कीजिएगा तो वो 10.0 हो जाता है या 10 हो जाता है। और जैसे ये यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मार्क्स और 99 मेरा मैथ्स का स्कोर था 10th में और 100 ये कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपका जैसे जैसे मैंने एक ही सब्जेक्ट का मार्क्स डाला है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको डालना है सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स, जो भी यहाँ पे आपने 5 सब्जेक्ट डाला है, वो सभी सब्जेक्ट का मार्क्स डालना है यहाँ पे। तो मेरा जो 10th का मार्क्स था, वो था 457 और आउट ऑफ था 500। ये नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया है। तो इस तरीके से जो है आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली अब जाना है आपको 12th पे। 12th में भी आपका जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आप जैसे कीजिएगा तो 12th आएगा और सेम प्रोसेस को जो आपने 10th के प्रोसेस में डाला है, सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। अदर्स क्वालिफ़िकेशन इफ एनी इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है? और हाँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे भी आपको जो स्टेटस मोस्टली यहाँ पे अभी तक के सबके रिजल्ट आ गए होंगे। ईयर ऑफ जो पासिंग है वो आप ईयर डाल दीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप 1 साल ही डालिएगा क्योंकि आपने 1 साल में ही 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया। यहाँ 10+2 नहीं है, ये 12th है, ठीक है? अदर क्वालिफ़िकेशन में जो है आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। बेसिकली अलग क्वालिफ़िकेशन उतना मायने नहीं रखता है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन करा रखा है ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर है, इवन इन दैट केस आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप क्या आपके पेरेंट्स जो हैं जेएनयू में एम्प्लॉयी हैं? तो अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नो कर देना है। विज़ुअल मार्क्स ऑन द बॉडी, तो विज़ुअल मार्क्स वो मार्क्स है जो कि बाहर से दिख जाए। ये नहीं कि किसी के कमर पे तिल है तो आपने लिख दिया है मोल ऑन माय वेस्ट, तो वो सब काम नहीं करना है जैसे लास्ट ईयर हुआ था। स्टूडेंट ऑफ जेएनयू तो यहाँ पे सबको नो करना है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऑफ जेएनयू नहीं होगा। स्टूडेंट ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे अगर यस करना है अगर आपने कहीं और एडमिशन ले रखा है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो भी है। प्रेजेंटली एम्प्लॉयड यहाँ पे नो कर देना है। गार्जियंस का मतलब फादर का क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सारा कुछ सही-सही डाल देना है। अगर मॉम वर्किंग है तो वो डाल देना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर नॉट एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, नॉट एप्लीकेबल जो भी आप डालना चाहें और एनुअल इनकम उस हिसाब से डाल दीजिएगा। और यहाँ पे चेक लिस्ट टू बी वेरिफाइड है। चेक लिस्ट टू बी वेरिफाइड का मतलब होता है कि आपने सारा अपना चेक कर लिया है कि आपने सही से सारा इन्फॉर्मेशन डाला है। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ को टिक लगाना है कि मैंने माय नेम चेक कर लिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार पूरा वेरीफ़ाई कर लिया है। अगर और अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये एक ऐसा है जो पाँचों जो आपका चेंज नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको वेरीफ़ाई पे टिक लगा देना है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल्स ये आप इस फॉर्म में जो है आप फ़िल करते हैं। जब आप ये सारा कंप्लीट कर लीजिएगा तब यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन करना है कि यहाँ पे आपने सारा इन्फॉर्मेशन जो डाला है वो एक्यूरेट डाला है, ऑथेंटिक डाला है और अगर मान लीजिए इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज़ आती है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसल किया जाए। और मैं आपको बता दूँ कि ये प्रोसेस है, इसके बाद ही फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके बाद जो है आपको
अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने। तो बेसिकली यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो है सारा रेडी कर लीजिए, सारा पीडीएफ फॉर्म में रेडी कर लीजिए और उसके बाद फिर सबमिट बटन आपको दबा देना है। तो होपफुली इस तरीके से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए बैठिए, नहीं तो फिर अगर कुछ भी मिस्टेक्स होता है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने डाली है, चाहे वो आपकी कैटेगरी है, चाहे आपके प्रेफ़रेंसेस हैं, चाहे आपके ब बोर्ड के मार्क्स हैं, वो दोबारा चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाद में आप कितना भी परेशान हो जाइए, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो होपफुली मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, फिर सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।